हेलो, नमस्कार, आदाब। विश्व दर्पण के ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत और खैर मकदम है। मैं हूं असद मिर्ज़ा और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की और वहां के वज़ीर आज़म या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 महीने से इमरान खान को सियासी तौर पर क्या मुश्किलें पेश आ रही हैं और उनकी वजह क्या है। उनके खिलाफ नेशनल असेंबली में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या तहरीक अदम एतमाद लाई गई है, उसकी वजह क्या है। इस मौके पर उनके पास नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स की हिमायत हासिल है और उनकी पार्टी की हिमायत के अलावा उनको दीगर कोalition पार्टनर्स में से किन किन की हिमायत हासिल है, और इस पूरे एपिसोड में उनको क्या पाकिस्तान आर्मी की हिमायत हासिल है या नहीं, और इस पूरे पस मंजर में या इस पूरे बैकग्राउंड में इमरान खान की आगे की स्ट्रेटेजी या पॉलिसी क्या हो सकती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं अपोजिशन पार्टीज की तरफ से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद या नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की। इसकी शुरुआत 8 मार्च से हुई थी, लेकिन चूंकि उस वक्त नेशनल असेंबली सेशन में नहीं थी, इसलिए अपोजिशन पिछले जुमे यानी 25 मार्च को ही इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को नेशनल असेंबली में पेश करने में कामयाब हो सकी। लेकिन नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने नेशनल असेंबली का इजलास शुरू होते ही उसे 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि पीटीआई के एमएनए जो कि हंगू से ताल्लुक रखते थे, उनके इंतकाल की वजह से नेशनल असेंबली की रिवायत के मुताबिक 2 दिन के लिए उसको सरकारी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। कल यानी कि 28 मार्च को हिजब इख्तिलाफ के लीडर शहबाज शरीफ ने कौमी असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के सामने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया, और उसके बाद कासिम खान सूरी ने कहा कि इस मोशन के ऊपर 31 मार्च 4 बजे शाम को बहस शुरू होगी। यानी कि इमरान खान को 4 दिन का मजीद वक्त मिल गया है, जबकि उनकी कैबिनेट के कुछ दूसरे मिनिस्टर्स का कहना है कि इस पूरे नो कॉन्फिडेंस के मोशन के ऊपर कोई भी बहस 4 अप्रैल से पहले मुतवक्के नहीं है या उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि अपने खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद इमरान खान का पॉलिटिकल स्टैंड क्या रहा है। जब अपोजिशन पार्टीज इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रही थी, तो इमरान खान ने ऐलान किया था कि इतवार 27 मार्च को वो 10 लाख लोगों की रैली इस्लामाबाद में करेंगे और उसमें आवाम को यानी कि जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि उनको हटाने की साजिश किसके कहने पर की जा रही है और इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं। इस्लामाबाद में इतवार यानी 27 मार्च को होने वाली रैली में इमरान खान ने कहा कि मैं अब से 25 साल पहले सियासत में इसलिए आया था क्योंकि मैं पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करना चाहता था और उसे साफ और शफाफ यानी कि क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश करना चाह रहा था। लेकिन इसमें मुझे अपने पार्टी के अलावा हिजब इख्तिलाफ की तरफ से कभी किसी वक्त कोई हिमायत हासिल नहीं हुई है, और अभी भी मुझे हटाने के पीछे कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो लंदन में मौजूद हैं और उनके कुछ कठपुतलियां पाकिस्तान में मौजूद उनके खिलाफ यानी कि इमरान खान के खिलाफ पूरा सियासी खेल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे दस्तावेज मौजूद हैं जिनमें उन लोगों का नाम शामिल है कि ये लोग कौन हैं और ये लोग किन फॉरेन गवर्नमेंट्स के कहने के ऊपर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं आया है कि मैं ये पूरी तफसीलात जनता के सामने लाऊं, लेकिन वक्त आने पर मैं इसे जरूर लाऊंगा और साथ ही साथ ये कोशिश करूंगा कि मैं इन सब लोगों को पूरी तरीके से बेनकाब कर दूं। इमरान खान ने अपनी रैली में अपने समर्थकों या हिमायतियों से कहा कि दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ फॉरेन कंट्रीज या गैर ममालिक जो हैं वो हमेशा से ऐसी सरकार चाहते हैं जो कि उनकी कठपुतली बनकर राज करे। उन्होंने किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि इस तरीके से वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो जो चाहें वो पाकिस्तान में हो, लेकिन मैं उनकी कठपुतली नहीं बन सकता और मैं कभी भी उनको इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मुझे अपने इशारों पर नचा सकें। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तारीख में अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर या वजीर आजम अपना 5 साल का ओहदा पूरा नहीं कर सका है।
या तो उसे नो कॉन्फिडेंस के मोशन के जरिए सरकार से हटा दिया गया, या उसका असैसिनेशन कर दिया गया, या उसे हलाक कर दिया गया। अभी इमरान खान सिर्फ 3.5 साल का अरसा ही एज ए प्राइम मिनिस्टर गुजार सके हैं, और अभी उनको 1.5 साल और इस ओहदे पर फायज रहना है, या अपने प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर वो कायम रहेंगे। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरीके से सियासी मंजरनामा पाकिस्तान में जल्द से जल्द बदलता चला जा रहा है, उससे लगता है कि शायद इमरान खान कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड काम कर सकें जो कि बिल्कुल ही गैर मुतवक्के या अनएक्सपेक्टेड हो, और उसके जरिए वो अपने आप को पॉलिटिकली एक्टिव रख सकें। इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इमरान खान अभी से अपने आने वाले फ्यूचर के ऊपर नजरें जमाए हुए हैं, और वो अगर पावर से बेदखल कर दिए जाते हैं तो वो अपोजिशन में रहकर किस तरीके से काम करेंगे, इस बारे में भी वो सोचना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे खेल में जो सबसे अहम खिलाड़ी है वो है पाकिस्तान की फौज, जिसे आमतौर पर पाकिस्तान में थर्ड एम्पायर भी कहा जाता है। और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है, और तकरीबन पूरी दुनिया जानती है, कि अगर पाकिस्तान में आपको किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को फौज की हिमायत हासिल नहीं है तो वो ज्यादा दिन पावर में नहीं रह सकती है। और यही कुछ इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है, क्योंकि उनके और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये ताल्लुकात पिछले साल अक्टूबर में और ज्यादा खराब हो गए थे, जब पहले तो जनरल बाजवा ने कश्मीर के ऊपर एक बयान दिया था, और इमरान खान ने उसका सख्त नोटिस लेते हुए कहा था कि किसी भी मुल्क के चीफ को किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर अपनी राय जाहिर करने का हक नहीं है। उसके बाद इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान दूरियां बढ़ाने में जिस शख्स ने एक सेंट्रल रोल अदा किया, उसका नाम है जनरल फैज हमीद। जनरल फैज हमीद उस वक्त आईएसआई के चीफ थे, और इमरान खान का चाहना था कि उन्हें उनके ओहदे पर या उनकी पोस्ट पर कंटिन्यू रखा जाए, जबकि जनरल बाजवा का कहना था कि फौज के ज़ाब्ते के मुताबिक या स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के मुताबिक अब जनरल फैज हमीद जो है वो प्रमोशन के लिए ड्यू है, इसलिए वो आईएसआई के चीफ के तौर पर आगे काम नहीं कर सकते, उन्हें अब दूसरी पोस्टिंग लेना होगी। और इस पूरे मामले में आखिरकार जनरल बाजवा की जीत हुई, और जनरल फैज हमीद को आईएसआई के चीफ के ओहदे से हटा दिया गया और उनको दूसरी पोस्टिंग दे दी गई। इसके बावजूद इमरान खान तब से ये कोशिश कर रहे थे, और हाल के अरसे में खासतौर से मार्च के महीने में उन्होंने ये कोशिशें और तेज कर दी कि किसी तरीके से उनके और आर्मी के ताल्लुकात जो हैं वो और ज्यादा बेहतर या रास्ते पर आ जाएं। और इसके लिए उन्होंने पिछले 18 मार्च को जनरल बाजवा से एक मरतबा फिर मुलाकात की थी, और आपस में उन दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी इसकी तफसीलात सामने नहीं आई थी। लेकिन पिछले हफ्ते आर्मी के स्पोक्समैन ने कहा था कि हम इस पूरे मामले में न्यूट्रल रहेंगे, जिसके बाद इमरान खान ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कि आर्मी की ईगो जरूर हर्ट हुई होगी। इमरान खान का कहना था कि कोई भी इंसान ऐसे मामले में न्यूट्रल नहीं रह सकता है, सिर्फ एक जानवर ही न्यूट्रल रह सकता है। इम्कान यही था कि इमरान खान के इस बयान के बाद उनके ताल्लुकात आर्मी से और खराब हो चुके होंगे। लेकिन अभी जिस तरीके से इस पूरे मामले में सियासी कशमकश जारी है, और जिस तरीके से इमरान खान के हक में नेशनल असेंबली के स्पीकर कार्रवाइयां कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि इमरान खान मजमूई तौर पर या ओवरऑल ये चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करने का, और उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन या तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली में लाई गई है, उसको जितना डिले वो करा सकते हैं उसे वो कराएं, क्योंकि इसके लिए उनकी पार्टी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दी गई है कि उनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेशनल असेंबली के वो मेंबर्स जो कि उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको ये हक नहीं दिया जाए कि वो नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन में पार्टिसिपेट कर सकें और इमरान खान के खिलाफ कोई वोट डाल सकें। अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर जल्द ही सुनवाई हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट
ये फैसला सुनाती है कि पीटीआई या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी मिनिस्टर्स या बागी लीडर्स नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में शामिल नहीं हो सकते हैं, तो ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी जीत होगी। मजमूई तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये वक्त इमरान खान के लिए बहुत कठिन वक्त है, और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जीत लेते हैं तो ये उनके लिए और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत होगी। और अगर वो इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर एज एन अपोजिशन लीडर उन्हें अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से कंसोलिडेट करना होगा और पाकिस्तान के उन रहनुमाओं को जिनको कि इमरान खान कहते हैं कि वो करप्ट हैं, उनके खिलाफ एक लंबा कैंपेन शुरू करना होगा। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड में मुहैया की गई जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से आगाह करते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।